नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, हमारे देश के अंदर आप सोच कर देखिए, जिनको जिम्मेदारी है न्याय करने की, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस को सुनते हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस में डिसाइड करते हैं, क्या उनको भी ऐसी अनुमति है, होनी चाहिए कि वो सेक्सुअल ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हो जाएं? खास तौर से महिला जज। मैं पिछले 20 साल से जुडिशल सर्विसेज के बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैंने अभी तक जो देखा, सबसे ज़्यादा इफ़िशिएंट महिलाएं होती हैं, लड़कियों के सिलेक्शन भी सबसे ज़्यादा होते हैं, और इसके अतिरिक्त इस समय पूरे देश की जुडिशरी का कंसंट्रेशन लड़कियों पर है। महिलाएं जितना अच्छा करती हैं उतना अच्छा कोई नहीं करता। करप्शन में भी मिनिमम इन्वॉल्व होती हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन जब मामले सामने निकल कर आते हैं उनके मिसकंडक्ट के, मेल मिसकंडक्ट बहुत सारे हमने देखे, मेल मिसकंडक्ट में सेक्सुअल ऑफेंसेस के बहुत सारे मामले हमने देखे। लेकिन क्या महिलाएं भी, जो जुडिशियल ऑफिसर हैं, क्या महिलाएं भी सेक्सुअल ऑफेंसेस में खुद इन्वॉल्व हो सकती हैं? ऐसा ही एक मामला पटियाला हाउस कोर्ट में आया। पटियाला हाउस कोर्ट में इसलिए, मामला तो हरियाणा का है, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट में इसलिए आया क्योंकि वो ऑनलाइन साइबर क्राइम की रिपोर्ट की गई थी। तो साइबर सेल ने अपनी रिपोर्ट उठाई और इधर लगाई। महिला जज साहिबा इन्वॉल्व हैं। पूरा प्रकरण समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एथिक्स क्या कहती है, क्या बैंगलोर रूल्स कहते हैं, क्या जजेस के लिए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के पीछे नियम क्या हैं, हाई कोर्ट के क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट के क्या हैं, और नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्या हैं, और इनके ऊपर किस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं। और ये जो मामला अभी आया उसमें एक्यूज्ड, यानी कि जो पटाया गया था या जो मेल पार्टनर था महिला जज साहिबा का, वो उनसे काफ़ी छोटा था, आयु में काफ़ी छोटा था। लेकिन मोहब्बत तो मोहब्बत है, और हकीकत में ये मोहब्बत नहीं थी, दैट वाज एन फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट। क्या इतना समय किसी ऑफिसर को, किसी लॉ प्रोफेशनल को हो सकता है कि वो इन सब में इन्वॉल्व हो? मैं समझता हूँ हम लॉ फील्ड में हैं, लॉयर हैं, पढ़ाता भी हूँ, और बहुत सारे, मैं जुडिशल सर्विसेज के बहुत नज़दीक रहता हूँ, या फिर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सरकार को बहुत नज़दीकी से देखता हूँ। जिसके पास लॉ का काम है उसके पास समय नहीं है, सोचने का भी समय नहीं होता। इतना रिसर्च, इतना काम होता है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहले डिसाइड कर चुका है कि भाई जुडिशल फील्ड में जो लोग उतरे हैं, एडवोकेट्स के पास इतना समय नहीं है, जजेस के पास इतना समय नहीं है कि वो कुछ और सोच सकें। जजेस की छुट्टियों में भी वो जजमेंट लिखते हैं, शाम को फाइलें घर लेकर जाते हैं। चूँकि दिन में आज 20 फाइलें अगर सुनी होंगी तो इतना काबिल नहीं होता कि 20 फाइलों में सीधा जजमेंट कर देगा। 20 फाइलें सुनी होंगी, हो सकता है उसको रिसर्च करवानी पड़े, हो सकता है उसको घर में काम करना पड़े, शनिवार इतवार की छुट्टियों में भी काम करना पड़ता है। और यहाँ की जो फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल हॉलीडे, या फिर जो हॉलीडेज होते हैं ग्रीष्मकालीन या दोनों, समर और विंटर दोनों, उनमें भी वो जजमेंट लिखते हैं। इसीलिए जब भी कोर्ट खुलता है दोबारा बंद होने के बाद, तो आप देखिए जजमेंटों के भरमार लग जाती है, क्योंकि वो जजमेंट लिख रहे होते हैं। इतना समय नहीं होता, देश का दायित्व तो उनके पास है। और सबसे खास बात है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरह काम नहीं करते। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि तुम मोर देन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मोर देन सिविल सर्वेंट हो, इसलिए तुम्हारी सैलरी भी उनसे लगभग दोगुनी है। मोर देन सिविल सर्वेंट मतलब तुम सॉवरेन फंक्शन का इस्तेमाल करते हो, तुम आदेश देते हो। उनका वो जो करते हैं वो स्टेचुटरी काम करते हैं, तुम सॉवरेन फंक्शन करते हो। वो सरकार का काम, एग्जीक्यूटिव काम करते हैं, तुम सॉवरेन काम करते हो, यानी कि तुम संप्रभुता का काम करते हो। इसलिए तुम्हारे ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम बात कर रहे हैं फरीदाबाद का एक मामला आया। उस समय वो जज साहिबा फरीदाबाद में पोस्टेड थी, और फरीदाबाद में पोस्टेड रहते हुए उन्होंने एक डेटिंग वेबसाइट पर लॉगिन किया। डेटिंग वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद उनको मेल पार्टनर मिल गया, और वो वहाँ सिविल जज की पोस्ट पर पोस्टिंग थी, या मैं कहूँ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पोस्ट पर पोस्टिंग थी। मेल कम्युनिकेशन शुरू हुआ, और कम्युनिकेशन शुरू होने के बाद दोनों का संपर्क हुआ। वो सज्जन उनके घर आने लगे, चूंकि डेटिंग ऐप से वो किया गया था, और इसको दूसरे शब्दों में हनी ट्रैप के मामले भी कहा जाता है। तो
फरीदाबाद के जुडिशियल ऑफिसर की प्रोफाइल सामने आई। बेल, मतलब आप सोचो कि उन्होंने बेल मांगी, कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी एक्यूज्ड की, लेकिन एक्यूज्ड ने जो खुलासा किया वो गजब का था। उसने कहा कि साहब देखो, हम तो उनसे छोटे हैं, उन्होंने डेटिंग ऐप पर अप्रोच किया था, मैंने भी डेटिंग ऐप पर मैं था और उन्होंने मुझे बुलाया, हमारी मित्रता हुई, मित्रता होने के बाद हमारे बीच में रिलेशंस बने, हम दोनों सेक्सुअली एक्टिव हो गए। साल भर तक ये प्रकरण चलता रहा, लेकिन जब वो डिससेटिस्फाई हुई, डिससेटिस्फाइड मतलब हमारे बीच में जब कुछ वो उन्होंने प्रिविलेज लेना चाहा और प्रिविलेज लेने के अलावा वो पजेसिव हो गई कि मैं कुछ और नहीं कर सकता, मैं शादीशुदा व्यक्ति हूं लेकिन डेटिंग ऐप पर मैं जुड़ा था। महिला का कहना, ऐसा कहते हैं कि महिला का कहना ये था कि वो ये बताकर जुड़ा था कि वो अनमैरिड है, लेकिन भैया ये रिलेशन ही सेक्सुअल रिलेशन बनाए गए थे डेटिंग ऐप पर मिलकर। महिला पुरुष से बड़ी है। लड़के का नाम दीपक वत्स, महिला जज का नाम तो नहीं लिया जा सकता, बताया नहीं जा सकता, लेकिन दीपक वत्स नाम का एक व्यक्ति उनके संपर्क में आया और साल भर उनका चक्कर चलता रहा। ठीक ठीक चला, साल भर चला हो, 6 महीने चला हो, 7 महीने चला हो, जो भी चला ठीक ठीक चला। जब उनके बीच में, अच्छा इसी बीच में इतना कॉन्फिडेंस में आ गई वो कि उन्होंने मेल पार्टनर को, जिसको डेटिंग पर बुलाया था, उसको 52.5 लाख रुपए दिए। अब आप सोचो अगर प्रेम प्रसंग होता तो ये 52 लाख रुपए देने का कोई मतलब नहीं होता था। 52 लाख रुपए उसको दिए और उसको प्रेम प्रसंग में दिया। उसने कहा कि मैं देखो जुआ खेलता हूं, मैं गेमिंग ऐप पर रहता हूं, मुझे गेम खेलने का, ऑनलाइन गेम खेलने का है। और उस समय तक ऑनलाइन गेम बंद नहीं किए थे सरकार ने। ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर मैं हूं, मुझे पैसे की ज़रूरत है, आप मुझे दीजिए, अगर मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं तो। दोनों के बीच में ऐसा हुआ तो 52.5 लाख रुपए दे दिए गए। अभी जब दोनों के बीच में खटपट हुई तो पैसे वापस मांगे गए। पैसे कहाँ वापस मिलेंगे, वो तो ऑनलाइन गेमिंग ऐप ही बंद हो गए, और कुछ चलते भी होंगे तो सीक्रेटली दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर, वीएन पर, ये बाकी पर तो पता नहीं। लेकिन भारत सरकार ने बंद कर दिए, तो पैसे कहाँ मिलेंगे? पैसे तो मिलने से रहे। महिला जज साहिबा अपने छोटे मतलब उनसे छोटी उम्र आयु के अपने पार्टनर के साथ झगड़ा करने लगी, 52 लाख रुपए वापस मांगने लगी। वापस मांगने के लिए वो मानी नहीं। अच्छा, जो एक्यूज ने खुलासा किया वो ये कहता है कि पहले तो इन्होंने अपनी पहचान छुपाई मुझसे, और पहचान छुपाकर ये डेटिंग ऐप पर मिली। डेटिंग ऐप पर इन्होंने रिक्वायरमेंट डाली, हमने फुलफिल की, हम दोनों मिल गए। और जो पैसा दिया गया वो पैसा भी इन्होंने अपने अकाउंट से दिया मुझे। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो अकाउंट जो एफआईआर की ऑनलाइन, अब इसके बाद महिला जज साहिबा थी तो तड़पती रही, परेशान रही। उन्होंने एक ऑनलाइन एफआईआर कर दी साइबर क्राइम की, और अपनी कर्मचारी के नाम की, जो उनके यहाँ झाड़ू पोछे वाली आती थी, उसके नाम से की। जब ऑनलाइन एफआईआर हो गई तो क्राइम ब्रांच या साइबर क्राइम ब्रांच एक्टिव हो गई। साइबर क्राइम ब्रांच जब एक्टिव हुई तो वो वहां तक पहुंची, उसने दीपक वत्स को पकड़ लिया। लेकिन जो ट्रांजैक्शन थे वो महिला जज साहब के अकाउंट से ही 12.5 लाख दिए गए, 52 लाख दिए गए थे। भले ही उन्होंने एफआईआर अपनी कर्मचारी के नाम से रखी हो, करवाई हो, तो 52,81,000 रुपया जो यहां पर आया वो इनके अकाउंट से आया। ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने ढूंढ निकाला। हालांकि प्रॉक्सी बनाकर लिखा गया था, मेल के नाम, मतलब मेट के नाम लिखा गया था, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन का जो बैकग्राउंड आया और जो एविडेंस सामने आए वो ये आए कि भाई जो अकाउंट बनाया गया था वो अल्ट्रास्टिक जॉय के नाम से बनाया गया था, और जो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी वो उनकी कर्मचारी के नाम से करवाई गई थी। एक्यूज्ड को पकड़कर पटियाला हाउस कोर्ट में प्रेजेंट किया गया। एक्यूज्ड ने कहा कि भाई देखो, हमारा प्रेम प्रसंग था, डेटिंग ऐप पर उनकी रिक्वायरमेंट थी, मैं रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए गया था, मैंने पैसे मांगे, उन्होंने पैसे दिए, और बड़े मतलब जब उनको मेरी जरूरत पड़ी मैंने पैसे मांगे, उन्होंने पैसे अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर करने के बजाय गेमिंग ऐप पर हमारे बेहा पर कर दिए, उससे मैं विड्रॉ कर लेता या जो भी हो जाता, या जो भी हमने प्रोसीजर अपनाया था। लेकिन साहब इसमें मेरी क्या गलती है? ये मामला एडिशनल सेशन जज सौरभ प्रताप सिंह के अदालत में पटियाला हाउस में आया।
तो उन्होंने सबसे पहले तो आईओ को कहा कि भाई आपने महिला जज का नाम क्यों नहीं लिखा, आप एक्यूज्ड को पकड़ लाए। अगर महिला जज आपके अकाउंट बता रहे हैं कि महिला जज के अकाउंट से पैसा निकला और एक्यूज्ड बता रहा है कि ये जो कर्मचारी है ये नहीं है और उसके अकाउंट से एक पैसा नहीं विड्रॉ हुआ, मतलब जो उसकी मेड है जज की वो एक पैसा उसके अकाउंट से नहीं निकला, जज साहिबा की उससे ही निकला है, तो आपने उनका नाम क्यों नहीं किया आपके रसूखदार लोगों को देखकर। फिर उन्होंने कहा देखो कोई भी व्यक्ति हो वो बराबर है कानून की नज़र, वो जज हो, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे आम आदमी हो, सब कोई बराबर है, इसलिए इसमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए। सेशन जज ने हड़काया आईओ को और हड़कार कर कहा कि अब की बार पूरी डिटेल लेकर आए। एक्यूज ने क्या किया कि अपने व्हाट्सएप चैट लगाए अपने फेवर में बेल लेने के लिए। उसने व्हाट्सएप चैट में लगाया कि देखो साहब इनके ये मैसेज आते थे और ये हमारे बीच में प्रेम प्रसंग है, हमारे बीच में कोई वही नहीं। जज साहब ने कहा कि पूरा चैट बॉक्स खोल कर दिखाओ। बोले साहब हम पासवर्ड नहीं बताएंगे। आईओ ने कहा ये पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, इनका फ़ोन तो हमारे पास है 15 मई से, लेकिन ये पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। तो जज ने कहा कोर्ट ने कि भाई पासवर्ड दो, तो उन्होंने कहा साहब पासवर्ड नहीं देंगे, ये मेरी प्राइवेसी है। कोर्ट ने कहा कि अगली बार जब, पहले तो बेल हम रिजेक्ट कर रहे हैं और अगली बार जब आप हमारे पास आएंगे तो फिर याद रखिएगा कि सारी डिटेल हमें चाहिए। और फिर जज साहिबा को भी कहा कि आप पूरी डिटेल बिना किसी उसके अदालत में आकर पूरी डिटेल, क्योंकि वो लोअर की जज हैं और ये डिस्ट्रिक्ट जज है इसलिए ये आदेश कर सकता है उनके खिलाफ। तो इन्होंने उनसे पूरी चैट, पूरा उसका डेटिंग ऐप का अकाउंट और उसकी चैट, उस पर रिक्वायरमेंट, उस पर कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन जो भी हुए हैं वो सारे मेरी अदालत में लगाए जाएं। जज साहिबा करने तो चली थी खेल, आग बुझाने चली थी, लेकिन उल्टी आग अब लग गई। वो अलग बात है कि वो आग के प्रकार भिन्न है, वो अलग अलग प्रकार की आग है। अब जुडिशियल ऑफिसर्स को देखो एक प्रोटेक्शन है आर्टिकल 124 का। 124 क्लॉज 1 के तहत पार्लियामेंट से रिमूवल हो सकता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, ये बात तय है। और इस प्रकार के मामले भी बहुत सारे आए, कोर्ट के पास मामले अक्सर आते रहते हैं कि साहब मिसकंडक्ट हुआ, या फिर अक्सर आते हैं कि इन्होंने पैसे निकाल लिए, फेवर कर दिया, ये काम नहीं कर रहे थे। ये आपको याद होगा वीरास्वामी का जजमेंट सबसे पहले आया था 1991 में, उसके बाद पार्लियामेंट से वो पास नहीं हो पाया था। सौमित्र सेन का केस अभी कुछ दिन पहले ही आया था, 2011 का सौमित्र सेन का केस है, और उसमें भी इम्पीचमेंट नहीं हो पाया था। फिर लैंडमार्क करप्शन के केसेस तमाम आते ही रहते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। इसके बाद आपको याद होगा कि कोलकाता हाई कोर्ट के एक जज साहब का आया था जो मद्रास से आते थे बेसिकली, और उनके मामले में उनको कंटेम्प्ट लगाया था, उन्होंने उनको लगाया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जज को सेंटेंस किया था 6 महीने का, लेकिन दोनों के पास सेम पावर थी पर उनके खिलाफ कोई वो नहीं प्रूफ हो रहा था। अब डोर स्टेप कैश का भी एक मामला पीछे आया था। डोर स्टेप कैश मतलब एक जज साहब को 15 लाख रुपए देने थे, दूसरे के दरवाजे पर रख गया। जो दूसरे के दरवाजे पर रख गया वो घबरा गए, उनको लगा कोई मुझे फंसाना चाहता, उन्होंने सीबीआई को बुला लिया। सीबीआई को बुला लिया तो मालूम पड़ा बगल वाले के यहाँ रखना था, हमारे यहाँ रख गए। अगर उनको पता होता कि बगल वाले के यहाँ रखना था तो शायद वो रख लेते, लेकिन उनको लगा कि कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है इसलिए रुपया रख गया, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, पैसे नहीं आने हैं, तो उन्होंने उनको फंसा दिया, फिर वो टर्मिनेट किए गए। फिर मेडिकल कॉलेज की स्कैंडल का मामला भी 2017 से 2020 के बीच में आया था। सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट था, जजेस ने उसको वायलेट कर दिया था, तब उनको हटाने की बात कही गई थी। एक जज साहब का अभी कुछ दिन पहले ही निर्भय सिंह सुलिया का 2026 का ही मामला था, जिसमें कि डिसिप्लिनरी एक्शन का मामला था। बेल दे दी थी और बेल देकर कोर्ट बेल दे दी थी, तो ये हुआ कि नहीं साहब बेल दे दी है और ऐसा वैसा, तो कोर्ट ने कहा था कि हमें ज़्यादा प्रूफ की आवश्यकता पड़ती है, इतना आसान नहीं है कि आप ऐसे कर लेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं है, सवाल यहाँ पर यह है क्या लोअर कोर्ट के जजेस का कोई मिसकंडक्ट है। अब सवाल यह है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, सुप्रीम कोर्ट रूल्स में, बार काउंसिल रूल्स में, और इसके अलावा बार काउंसिल रूल्स के अलावा एडवोकेट्स एक्ट में प्रावधान है वकीलों के लिए, कौन सा मिसकंडक्ट कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते, और मिसकंडक्ट की उनकी डेफिनेशन क्या है, तो फिर जजेस के पास कुछ है क्या। इस मामले को ऐसे समझ लीजिए, बैंगलोर प्रिंसिपल के नाम से एक प्रिंसिपल आया, और बैंगलोर प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई इंडिपेंडेंट
होना चाहिए जजेस को, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, वो किसी का फेवर नहीं कर सकते, इंटीग्रिटी उनकी होनी चाहिए, उनका कंडक्ट कुछ ऐसा होना चाहिए कि उनकी अप्रोच डिफरेंट हो। जस्टिस केवल दिखे ना, जस्टिस हो ना, केवल दिखनी भी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि प्रोप्राइटरी के मामले में रिस्ट्रिक्शन है, आप किसी से लाभ नहीं ले सकते, आप किसी का व्यू नहीं दे सकते, इक्वलिटी होनी चाहिए, आपके सब के साथ सब बराबर का व्यवहार होना चाहिए और कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अब ये प्रोप्राइटरी वाला जो मामला है, इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात कही गई कि भाई आप क्या क्या नहीं कर सकते। आर्टिकल 124 में भी ऐसा कहा गया, आर्टिकल 50, आर्टिकल 124(4) या फिर जुडिशियल स्टैंडर्ड बिल हमारे उसमें आया था, ओथ लेते समय कुछ बातें कही जाती हैं, तो रिस्ट्रेन किया गया है और रिस्ट्रेन करके ये बताया गया कि भाई आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अब इनके प्रोहिबिशन कंडक्ट होते हैं, प्रोहिबिशन कंडक्ट मतलब एक्स पार्टी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, यानी कि प्राइवेट इंटरेक्शन नहीं की जा सकती, सोशल मीडिया एंगेजमेंट आपको नहीं रखनी है, फाइनेंशियल स्टेक नहीं रखनी है, फिड्यूशियरी रिलेशन, पर्सनल इंटरेस्ट, कुछ भी किसी प्रकार का लाभ नहीं ले सकते, किसी की गाड़ी गुड़ी भी नहीं ले सकते और पॉलिटिकल एक्टिविटी में सम्मिलित नहीं हो सकते। और इसके अलावा ये जो एथिकल पोजीशन है, इस पोजीशन में भी ये कहा गया कि भाई आप लोग इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते जिससे जजेस की गरिमा पर सवाल खड़ा होता हो। पेमेंट, डिजिटल अकाउंटेबिलिटी भी बनती है कि आप डिजिटली कितना प्रेजेंस रहेंगे, आपको मिनिमम डिजिटल प्रेजेंस रहना है। इसलिए डिजिटल प्रेजेंस रहने का मतलब ये होता है कि आप ये जो कारनामे जज साहिबा ने किए, इन कारनामों से आपको बचना है। अब ऐसे पहले भी जब मामले आए हैं पुरुषों के और उनके रिलेशन पाए गए हैं तो तुरंत तत्काल टर्मिनेट किया गया, इन पे कोई इंक्वायरी नहीं होती, इनको टर्मिनेट किया जाता क्योंकि हाईकोर्ट के संरक्षण में ये लोग होते हैं, इसलिए हाईकोर्ट उस पर सीधा। अब हाईकोर्ट में कोई फेवर कर जाए दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हाईकोर्ट के सर्विलांस में होते हैं, इसलिए हाईकोर्ट को सीधा निर्णय करने का अधिकार होता है। हालांकि वो निर्णय जुडिशियल रिव्यू का भी पार्ट होता है, जुडिशियल रिव्यू पर सुप्रीम कोर्ट तक आते हैं। बहुत सारे केसेस इस समय तो सिलेक्शन ही नहीं हो रहे हैं, सब जगह वैकेंसी खाली जा रही है। पूरे देश में जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसी इस समय इसलिए खाली जा रही है क्योंकि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट, अभी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट पटना वाला मामला देख ही रहे हैं, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर या फिर वो अपने आप को थोड़ा मतलब प्रोफाइल बनवाकर किसी भी तरह से बनवाई, सोशल मीडिया पे बनवाई या लोगों के बीच में कह के या पैसे देकर या कॉलेज को खरीदकर, कॉलेज में प्रोफेसर्स को खरीदकर अपनी प्रोफाइल बनवाई और वो प्रोफाइल जिस प्रकार से मैंडेट आता है उस प्रकार से वो क्लास में एडमिशन लेते हैं। अब एक बैच में 1000 बच्चा, 500 बच्चा पढ़ाते हैं, दिन में 4-5 बैच पढ़ाते हैं, 6 महीने में 7 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, साल भर में समझ लीजिए, तो साल में हर साल 3-4 हज़ार 5,000 लोगों को पढ़ाते हैं और पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उनका रहता है, यानी कि 50,000 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। 50,000 में उनके 5, 10, 50 सिलेक्शन होते हैं, वो भी अपनी मेहनत से कुछ कर रहे होंगे और उसके अलावा वो खरीद भी लेते हैं। मैं खुद का भुक्तभोगी हूँ, हमारा एक बच्चा सेलेक्ट हुआ और हमने उसको बुलाया क्लास में वो आया तो सही, लेकिन उसकी फ़ोटो किसी दूसरे, मैं बत्रा सिनेमा हॉल में क्लास लेता था, तो मालूम पड़ा कि किसी दूसरे बड़े टीचर में जिनका भौकाल था, उन्होंने उसको बुलाकर फ़ोटो खिंचवाई, उसको कुछ प्रेजेंट किया, उससे कुछ स्पीच दिलवाई। केवल वो वहाँ पर इंक्वायरी करने पहले गया होगा और इंटरव्यू के वो जो इंटरव्यू मॉक लेते हैं उसमें गया होगा, बस हो गया। बाद में मेरे पास आया तो हमने कहा ये तो छपा है। बोले सर हम तो इंटरव्यू वालों के लिए बुलाया था उन्होंने और मुझसे कहा कि कुछ बोलो, तो मैंने कहा कि तुमने क्या बोला? बोले मैंने सामान्य बातें बताई कि भाई प्रोफेशन कैसी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन अब उन्होंने छाप दिया है, मैं क्या करूं। आप सोचो, ये हमारे देश में चलता है। हालांकि ग्राहक पंचायत इस पर काम कर रही है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पर काम हो रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन पास होने की बात हो रही है, लेकिन फिर भी इस लाइन में इतना पैसा है, इतना सब कुछ है, तो लोग करते ही हैं। अब जुडिशियल सर्विसेज की जो वैकेंसी है वो खाली जा रही है और अगर भर भी जाती है कुछ जुगाड़ शुगाड़, जैसे अभी ये नीट वाला है तो कुछ लोग जुगाड़ों की भी बात करते हैं कि भाई जुगाड़ें लगाते हैं। बड़े इंस्टीट्यूट वाले जिनके पास अरबों रुपया आता है वो कुछ जुगाड़ करके भी काम करते होंगे। तो वो जो जुगाड़ करके काम करते हैं और जज साहब बैठ जाते हैं, तो आप ये विश्वास करिए कि साल में 50 से 100 जज ऐसे होते हैं लोअर के जिनका टर्मिनेशन सिर्फ इसलिए होता है कि उन्होंने जो लिखा जजमेंट में वो हाई कोर्ट पहुंच गया या सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने माथा पकड़ा, हाई कोर्ट ने माथा पकड़ा कि आप कैसे ड्राफ्टिंग करते हैं, क्या लिख कर लाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेलेक्ट हो गए, पेशकार से ही जजमेंट लिखवाते हैं, उनको कभी ना कभी पकड़ में आ ही जाते हैं।
तो फिर हर साल हमेशा से ये होता है, लेकिन फिर भी ये वाला जो कंडक्ट फरीदाबाद वाला है, महिला जज साहिबा को डेटिंग ऐप पर पकड़ा गया और उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई, इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। हालांकि कोर्ट ने बिल रिजेक्ट करते समय महिला जज साहब को लंबा फटकारा, रिपोर्ट लगाने को कहा और उनको प्रेजेंट होने को कहा। क्या होगा आगे, ये तो आगे ही जाने, लेकिन ये महिला जज साहिबा 100% नपेंगी, 100% नपेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ निकलता, जैसे आईओ ने कहा, नाम नहीं बताया लेकिन आईओ ने कहा, तो वो सारी चीज़ें आई और इनका बयान होने के बाद मुझे लगता है कि ऐसा होगा। और चूंकि एक्यूज खुलकर बोल रहा है कि हमारे कैसे संबंध थे और इन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया और क्या कैसे कैसे पैसा हमको मिला, ये सब कुछ उसने खुलकर बोला है, इसलिए मुझे लगता है कि इसमें बहुत सब्सटेंस है और कुछ बड़ा होने की संभावना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।